गाइडर इंस्टीट्यूट के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। अब ज्योग्राफी की नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। प्रत्येक दिन एक नया वीडियो एक नए टॉपिक पर आपको दिया जाएगा, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए। हम प्रत्येक टॉपिक को मैथ के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब आप मैथ में किसी टॉपिक को समझेंगे तब वह लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और ज्योग्राफी को सही तरीके से समझने का तरीका यही होता है कि हम उसको मैप में उस स्थान को, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे ज्वालामुखी हो, इन सब चीजों को जब हम मैप में देखते हैं तब वह लंबे समय तक हमको याद रहता है। और मैप के माध्यम से ही यहाँ पूरे ज्योग्राफी को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आज का टॉपिक ग्लोब है, क्योंकि जब हम ग्लोब को समझ लेंगे तो इसमें खींची गई काल्पनिक सभी रेखाओं को समझ लेंगे, महाद्वीपों की स्थिति को समझ लेंगे कि कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में, कौन सा पश्चिमी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम महाद्वीप और महासागर को उससे समझ लेंगे तथा जलवायु, सारी चीजों को समझ लेंगे। इस नाते हम पूरे ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रत्येक वीडियो के समापन पे आप लोगों को उस टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित 10 क्वेश्चन उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे, जो आप लोगों को उसी दिन रात में 12 बजे तक उन सारे प्रश्नों का आंसर उसके कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो लोग सारे वीडियो को देखेंगे और सारे प्रश्नों का आंसर सही देंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस नाते आपको सारे वीडियो को पूरी एकाग्रता के साथ देखनी होगी, समझना होगा, उसका आंसर देना होगा तथा कुछ अन्य सूचनाओं को हम लोग PDF फॉर्म में भी डालेंगे, क्योंकि जिन चीजों को हम यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे, ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, उसको PDF फॉर्म में हम उसमें लोड करा देंगे। आप उसको निकाल करके आप अपने संदर्भ ग्रंथ के रूप में रख करके समय समय पर पढ़ करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं तथा भूलने की जो परंपरा होती है उसको भी आप उससे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सारी प्रक्रिया शुरू की गई है, चलाई जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बता देना जरूरी होता है कि जब भी आप मैप लीजिए तो नए मैप तथा किताब लीजिए तो नए किताब का सहारा लीजिएगा, क्योंकि 2019 में भारत के नक्शे में थोड़ा परिवर्तन हुआ था तथा इसके पहले वर्ल्ड मैप में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ, जैसे सूडान 2 भागों में बढ़ गया। तो इस प्रकार से जब नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं, नए राज्यों का जन्म होता है, तो मैप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो जब भी आप कोई एटलस की बुक खरीदे या मैप खरीदे तो इस बात का ख्याल रखें कि वो लेटेस्ट होना चाहिए, जिसमें सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया समझाया गया हो, उसको ही खरीद करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग ग्लोब पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस ग्लोब को समझ लेंगे तो आपके लिए ज्योग्राफी आसान हो जाएगा। और इनमें बताई गई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप से हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, ग्लोब का मतलब होता है गोल। हम ये जानते हैं कि यह पृथ्वी गोल है, लेकिन पूरा गोल नहीं है। पूरा गोल सिर्फ सूर्य है। जब हम पृथ्वी को पढ़ते हैं तो पृथ्वी संतरे की तरह है, मतलब उत्तर में और दक्षिण में चपटी है, भूमध्य भाग में मतलब तो भूमध्य रेखा ये खींची गई है, यहाँ पर पूरी तरह गोल है। उत्तर और दक्षिण में चपटी होने के नाते इसका जो आकार बनता है वो संतरे का आकार बनता है। यह लंबे समय के बाद डिसाइड हुआ कि इसके आकार में ये परिवर्तन है। और अगर हम इस ब्रह्मांड में ये देखने का प्रयास करें कि पूर्ण गोल कौन है, तो हमको तारा जो है, जिसको हम सूर्य कहते हैं, उसका आकार पूरी तरह गोल पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। इस ग्लोब में एक रेखा खींची जाती है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। इस रेखा को समानांतर रेखा भी कहा जाता है। जो रेखा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम ग्लोब के मध्य में खींची गई, 0 अंश पर खींची गई है, इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य का मतलब जो भूमि के मध्य में हो, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है।
यह रेखा भूमध्य रेखा कही जाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो भाग होता है, इस पूरे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि इस ग्लोब का यह भाग उत्तरी है, यह भाग दक्षिणी है, यह भाग पूर्वी है और यह भाग पश्चिमी है। तो जब हम इस 0 डिग्री काल्पनिक रेखा, 0 डिग्री समानांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से जब ऊपर अंतिम बिंदु तक के भ्रमण करते हैं क्षेत्र में, तो हम ये कहते हैं कि वह क्षेत्र गोलार्ध का उत्तरी भाग होने के नाते उसका नाम उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है या उत्तरी गोलार्ध लिया जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध का होता है। वह पूरा क्षेत्र 180 अंश का होता है, लेकिन एक तरफ 90 दिखाई देता है, इस नाते हम लोग इसको 90 कहते हैं। और पूरी क्योंकि 360 अंश का ये ग्लोब है, जिसके नाते ये 180 अंश उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा होता है और 180 अंश दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा होता है। जब हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ, अंतिम ध्रुव दक्षिण की तरफ यहां तक के भाग को पढ़ते हैं, तो इस भाग को दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी भाग कहा जाता है। तो ग्लोब का जब अक्षांशीय विभाजन किया जाता है तो इसके 2 भाग बनते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध के अंतिम भाग को, इस भाग को, क्योंकि ये उत्तर में है और केंद्र होने के नाते इसको ध्रुव कहा जाता है और इसका पूरा नाम उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहा जाता है। और दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहा जाता है। तो ये भाग उत्तरी ध्रुव हो गया और ये भाग दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये भाग भूमध्य रेखा हो गया। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इस उत्तरी गोलार्ध में एक और काल्पनिक रेखा हमको देखने को मिलती है, जो 23.5 अंश पर खींची गई रेखा है, जिसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 अंश पर खींची गई रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश को लिखने का 2 तरीका होता है, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर खींची गई रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा 66.5 अंश पर भी खींची जाती है। इस रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 अंश पर खींची जाने वाली रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, तथा जब 90 अंश पर पहुंच जाएंगे तो हम उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र पा जाएंगे, उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर खींची जाने वाली रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश चाहे इस तरह से लिखिए आप, चाहे इस तरह से लिखिए। इसमें भी एक रेखा है 66.5 अंश पर खींची जाती है। इस रेखा को अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहा जाता है। ठीक, अब आप जानिए कि अक्षांशीय रेखा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अक्षांशीय रेखा का प्रयोग दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111.32 किलोमीटर होता है। अक्षांशीय रेखा का प्रयोग दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग यहां पर इस तरह से किया जाता है। तो यह जितनी भी रेखाएं ग्लोब में आपको देखने को मिलती हैं, जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई हैं, ये सारी काल्पनिक रेखाएं समानांतर रेखा या अक्षांशीय रेखा के नाम से जानी जाती हैं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। यह भूगोल को समझने के लिए, भूगोल को पढ़ने के लिए ये रेखा खींची गई है और ये काम किया गया है। दूसरी रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, ये भी एक काल्पनिक रेखा जो 0 अंश खींची गई है। इस रेखा को यामयोत्तर रेखा या देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। यह ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, क्योंकि 0 अंश है। तो इधर से इधर का जो भाग है, ये
जब हम 0 से इस 90 को पढ़ेंगे तो हम इसे कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और जब हम इस 0 से इस 90 तक के भूभाग को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। यह भाग पश्चिमी गोलार्ध है और यह भाग पूर्वी गोलार्ध है। अब इस ग्लोब का 4 भाग हो गया, एक उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और यह पश्चिमी गोलार्ध। यह जो 0 डिग्री रेखा खींची गई है, यह रेखा उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। इस रेखा को या व्युत्तर रेखा या देशांतर रेखा कहा जाता है। इस रेखा का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए होता है। इस रेखा का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए होता है। एक अंश बराबर 4 मिनट माना जाता है। एक अंश बराबर 4 मिनट माना जाता है। जब हम 0 डिग्री अक्षांश से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो समय बढ़ता जाता है, तथा जब हम 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो समय घटता जाता है। ठीक, यह रेखा लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच जो 0 डिग्री रेखा है, इस रेखा को हम जीएमटी लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन में टेम्स नदी के तट पर, यहां पर जो उनकी नगर पालिका है, उस नगर पालिका के ऊपर एक वॉच टंगा हुआ है। वही वॉच जो पूरे दुनिया के समय का निर्धारण करता है, वहीं से पूरी दुनिया के समय का हिसाब किताब रखा जाता है। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो समय बढ़ता जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बता दें कि जब रात के 12 बजते हैं और भारत से तय किया जाता है तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, और यहां पर सुबह के 5:30 बजे होते हैं। जब इंग्लैंड में रात का 12 बजता है तो भारत में सुबह के 5:30 बजते हैं। ठीक, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कि कैसे ऐसा होता है कि 5.5 घंटे का अंतर होता है। एक बार जब हम प्रैक्टिकल कर लेंगे तो हमेशा के लिए ये हमको समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे ये समय निर्धारित किया जाता है। क्योंकि कभी कभी कुछ परीक्षाओं में ये कुछ भी दिया जाता है कि इतने अंश बराबर कितना मिनट होगा, तो इसके लिए यह जानना जरूरी होता है। इस देशांतर रेखा का समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जब किसी देश की देशांतरीय विस्तार ज्यादा हो, जब किसी देश का देशांतरीय विस्तार मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरा पश्चिम में ज्यादा हो, तो आप यह मान के चलिएगा कि उस देश में एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रूस है, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। तो सोवियत संघ का देशांतरीय विस्तार इतना बड़ा है जिसके नाते उस देश में 11 स्टैंडर्ड टाइम का प्रयोग किया जाता है। जब किसी देश का देशांतरीय विस्तार ज्यादा होगा तो उस देश में एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम होंगे। तो ये जो रेखा है, 2 रेखाएं हैं। एक रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, जिन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा एक अंश बराबर 4 मिनट है। इधर बढ़ते हुए क्रम है और इधर घटते हुए क्रम होता है। भूमध्य रेखा, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। इसको हम आगे जब हम पढ़ते हैं तो महाद्वीपों को पढ़ने में हमें क्या सहूलियत होती है। जैसे एक पार्ट आपका ये भाग है, ये हम कहेंगे कि यह उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है। अब हम जब मैप में देखने का प्रयास करेंगे कि उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो ये हमको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, जब हम बी भाग को पढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये देखने को मिलेगा यह पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध है। यह इस ग्लोब का वह भाग है जिसका विस्तार पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में है। इस नाते इसको हम पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा कहते हैं। इस भाग में हमको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का स्वरूप देखने को मिलता है। फिर ये भाग है सी। देखिए
सी वाला जो भाग है यह भाग है। इस भाग में हमको यूरोप और एशिया देखने को मिलता है। इस भाग में यूरोप, एशिया और लगभग आधा अफ्रीका इसमें हमको देखने को मिलता है। जब हम डी वाले पार्ट का अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। इस गोलार्ध में हमको आधा अफ्रीका और पूरा ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम महाद्वीप को देख लीजिए। अब जब हम महासागर को देखने जाएंगे तो इस भाग में हमको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, इस भाग में, ठीक। और यहाँ पर हमको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, ए और बी और सी और डी के बीच में, तथा डी वाले पार्ट में हमको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। जो आगे हम इसको स्पेशली एक एक महासागर को आपको अलग अलग पढ़ा करके इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये जो खींची गई रेखा है ये एक महत्वपूर्ण है। अब हम इसके अगले पार्ट में आते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ग्लोब में क्यों पढ़ा जाता है और इसकी क्यों आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं कि इस ग्लोब में सभी देशों में ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होते हैं। खास करके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, खास करके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो लगभग 47 अंश का क्षेत्र है वह सबसे अधिक मौसम से प्रभावित होता है, मतलब उसमें परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार, भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार सूर्य आते हैं। 6 महीना सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, 6 महीना सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। तो सूर्य का एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध जाना, फिर उस गोलार्ध में वापस आना, यह एक नियमित प्रक्रिया है। जबकि सही यह है कि सूर्य किसी गोलार्ध में सूर्य स्थिर है, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का, उस चक्कर लगाने, जिसको हम परिभ्रमण कहते हैं, उस चक्कर लगाने के परिणाम स्वरूप ये स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि सूर्य एक तारा है जो अपने स्थान पर स्थित है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। एक चक्कर जिसके घूर्णन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात होता है। एक चक्कर जो साल भर में 365/6 में लगाया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप पूरे वर्ष में ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो हम आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो 6 महीना सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीना सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को, यह 2 समय ऐसा होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर है और यह क्षेत्र पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर यह समय पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य लंबे समय तक रहते हैं। इस नाते यह क्षेत्र गर्म क्षेत्र माना जाता है। यहाँ वर्षा ज्यादा होती है तथा जैव विविधता भी देखने को मिलती है। 21 मार्च से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाने का क्रम प्रारंभ होता है। 21 मार्च से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में जाने का क्रम प्रारंभ। सूर्य 21 मार्च को जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलता है तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। 21 जून का जो दिन होता है वह उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म और सबसे बड़ा दिन होता है। ये ठीक है कि 21 जून के बाद भी उत्तरी गोलार्ध में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो उससे ज्यादा गर्म होते हैं। तो 21 जून का जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो सूर्य 21 मार्च से भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ चल के 21 जून को पहुंचते हैं और 23 सितंबर को फिर ये वहां वापस आ जाते हैं। यह समय 21 मार्च से 21 जून का यह समय सबसे गर्म दिन के रूप में माना जाता है तथा इनकी जो वापसी होती है 23 जून से 23 सितंबर का, ये वर्षा ऋतु के रूप में होता है। यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म क्षेत्र, पूरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में यही समय होता है जब ठंडक पड़ता है। यही समय होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक पड़ती है। 23 सितंबर से 21 मार्च का समय
23 सितंबर से 21 मार्च का समय सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में रहने का समय माना जाता है। और जब 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच करके अपनी सबसे लंबे दिन और सबसे गर्म दिन होने का एहसास कराता है। इस बार जब हम दिसंबर के समय ठंडियों में जकड़े हुए थे, उस समय यह समाचार में पढ़ने को मिल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उसके इतिहास में पहली बार इतना भयंकर आग लगा था, जिसमें कई लाख जानवर और कई हजार हेक्टेयर भूमि जो वन थे वो जल के खाक हो गए, क्योंकि उस वक्त वहां भयंकर गर्मी पड़ रही थी। लगभग 45 डिग्री का तापमान था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां क्रिसमस और न्यू ईयर गर्मी में मनाया जाता। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन देशों में न्यू ईयर और क्रिसमस गर्मियों की छुट्टियों में या गर्मियों में मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि यह दोनों देश ईसाई बहुल क्षेत्र हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, तो इन क्षेत्रों में गर्मी के समय में यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर का जो दिन होता है वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे गर्म दिन और सबसे छोटी रात के रूप में जाना जाता है। जिस वक्त सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है उस वक्त उत्तरी गोलार्ध में ठंडा पड़ती है, क्योंकि सूर्य से हम दूर हो जाते हैं, इस नाते उसकी प्रकाश और उष्मा हम तक नहीं मिल पाती, जिसके नाते ये गोलार्ध ठंडक में पड़ जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि रोशनी कम मिलने के नाते 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, और गर्मी के समय जब पूरी प्रकाश और उष्मा मिलती जैसे आजकल मिल रही तो 7:10 7:15 तक अंधेरा होता है। तो यह जो कर्क रेखा खींची गई है, यह सूर्य के इस रेखा तक, इस क्षेत्र तक आने के परिणाम स्वरूप इसको ध्यान में रख करके इस रेखा का निर्धारण किया गया। मतलब सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में यहाँ तक आगमन होता है और मकर रेखा में और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का 6 महीने के अंदर मकर रेखा में आने का जो क्रम होता है, जिसके नाते कर्क रेखा और मकर रेखा जैसे काल्पनिक रेखाओं को खींच करके यह बताने का प्रयास किया गया है। आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैंने इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आप लोगों को बता दिया है। इसके आधार पर आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलेगा हमको जो है कि 21 और 4 इसमें है।